नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। और आज की कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं जिसके संदर्भ में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है आप देख रहे हो, लक्षद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ कोई विधानसभा नहीं है। थर्ड, इनकी कमान राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के हाथों में होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है, आपको ये बताना है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि मैंने लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र आज इसलिए किया क्योंकि अभी हाल ही में आपको बता दूं कि यूटी लक्षद्वीप यहाँ पे आपको बता दूं कि प्रशासक, यहाँ पे विधानसभा नहीं है, प्रशासक जो सीधे केंद्र के नियंत्रण में काम करते हैं, प्रशासक। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। प्रशासक और प्रशासक, इसकी कमान सीधे राष्ट्रपति के हाथ में, ठीक है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पे कोई विधानसभा नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। विधानसभा नहीं है, विधानसभा नहीं, ठीक है। यानी प्रशासक ही सीधे वहाँ की जो शासन व्यवस्था है उनको चलाने का, संचालन करने का या फिर जो कार्य होता है वो प्रशासक द्वारा किया जाता है, जो सीधे उत्तरदायी होते हैं केंद्र के प्रति, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति द्वारा ही उनकी नियुक्ति की जाती है। इस वजह से अपन कह सकते हैं कि इनकी कमान सीधे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उनके हाथों में होती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए, ये चर्चा में इसलिए है, मैं आपको बता दूं कि यूटी लक्षद्वीप के प्रशासक है वर्तमान में, नाम लिख सकते हैं आप। वर्तमान में जो प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग की जा रही है। ध्यान दीजिए कि वहाँ के स्थानीय लोकल जो बीजेपी के नेता है तो वो प्रफुल्ल पटेल को वहाँ से हटाने की मांग कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हटाने की मांग। अब देखिए, हटाने की मांग क्यों की जा रही है, इसके पीछे आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि वहाँ पर दो कानून हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। दो कानून, उनमें कुछ संशोधन हुए। ध्यान दीजिएगा, दो कानून, उनमें कुछ संशोधन हुए हैं। और संशोधन क्या हुए हैं इसको लेकर के मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। एक कानून है आपका लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन। ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। एक तो ये कानून है। सेकंड जो कानून है उसका भी आपको ध्यान देना है। सेकंड जो ड्राफ्ट है, जो कानून है, उसमें आपको बता दूं प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। ध्यान दीजिएगा, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, ठीक है, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, PASA, पासा बोल सकते हैं, PASA। बड़े रूप में इन दोनों कानूनों में जो संशोधन है उसको लेकर के मांग की जा रही है कि प्रफुल्ल पटेल को यहां से हटाया जाए, ठीक है। इसके लिए आपको बता दूं कई ऐसे बीजेपी कार्यकर्ता जिन्होंने ऐसा किया है। इस वजह से एक मांग है कि लक्षद्वीप के जो प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल, इनको हटाने की मांग की जा रही है। अब अपन थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में बताना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, लक्षद्वीप ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ये एक यूटी है, ध्यान दीजिएगा। और यूटी में भी ध्यान रखना सबसे छोटा
सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, लक्षद्वीप अपन क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है और लक्षद्वीप छोटे छोटे द्वीप है। यहाँ पे खूब सारे छोटे छोटे द्वीप है और द्वीपों की जो संख्या है, कितने द्वीप है, तो यहाँ पर लगभग 36 द्वीप है। कितने द्वीप है? 36। और 36 में आपको एक चीज ध्यान रखना, सबसे जो बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप वो आपका मिनिकॉय द्वीप है। मिनिकॉय, ये आपको ध्यान देना है। सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका मिनिकॉय द्वीप है। इसके साथ साथ एक चीज आप ये भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि केरला के बहुत पास में है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है यहाँ के निवासियों द्वारा, तो वो भाषा है मलयालमी भाषा। ठीक है, इस भाषा के ज़्यादा यहाँ पे लोग निवासरत है। और 36 द्वीप है, कई ऐसे द्वीप है जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं और एरिया लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है, बहुत कम छोटे छोटे द्वीप है। और सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय द्वीप है, इसका आपको ध्यान देना। महत्वपूर्ण यूटी है, सबसे छोटा यूटी है और प्रशासक यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल है, उनको हटाने की मांग की जा रही है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो आज अपन इस प्रश्न का थोड़ा सा डिस्कस करें तो आपको ध्यान देना, पहला कथन तो बिल्कुल सही है, छोटा है। सेकंड है, यहाँ पे कोई विधानसभा नहीं है, प्रशासक है सीधे, यह भी सही है। इसकी कमांड राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के हाथों में होती, बिल्कुल सही है। इसका मतलब कथन सारे के सारे सही है। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, वन गुर्जर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन गुर्जर, देखिए वन गुर्जर, अब देखिए वन गुर्जर की अपन बात करूं, ये एक जनजाति, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? एक जनजाति। ठीक है, और जनजाति में आपको ध्यान देना है, जनजाति में भी आपको ध्यान देना है, ये एक चरवाहों की खानाबदोश जनजाति है। ठीक है, अब ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए क्योंकि आपको बता दूं, उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा सरकार को फटकार लगाई गई, इस बात की फटकार लगाई गई क्योंकि इस जनजाति के लिए आवास, पानी, ठीक है, तो इस जनजाति के लिए आवास, पानी और चिकित्सा सुविधाएं, अन्य सुविधाओं से इसको वंचित कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, चिकित्सकीय सुविधाएं, इन सुविधाओं से इन एक खानाबदोश जनजाति चरवाहों की आपके वन गुर्जर, तो इनको वंचित करने की वजह से वहाँ की सरकार को या वहाँ की सरकार द्वारा इस तरह से इस जनजाति की उपेक्षा की कि इस वजह से एनजीओ ने ऐसी एक याचिका दायर की थी हाई कोर्ट के अंदर, उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंदर, और फिर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, एक फटकार लगाई कि भाई आप इस तरह से इस जनजाति की उपेक्षा न करें, उनको समुचित आवास, पानी, जो उनकी ज़रूरतें हैं, ठीक है, चिकित्सा के, चूँकि वर्तमान महामारी के दौर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराने के संदर्भ में निर्देश दिए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी। अब अपन बात करते हैं वन गुर्जर। चूँकि आपको बताऊं कि भारत की अपन बात करें तो ये मुख्य रूप से जो पहाड़ी जो आपके राज्य है, पहाड़ी राज्य, अपन पहाड़ी राज्यों की बात करें तो पहाड़ी राज्यों में जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल और आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो मेनली इन राज्यों में सबसे ज़्यादा ये पहाड़ी राज्यों में वन गुर्जर जनजाति सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपने देखा कि सरकार ने इनकी बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं कि जो मूलभूत जो आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, उसको लेकर के भी इन जनजातियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना हो रहा था। इस वजह से हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई और हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए, फटकार लगाई कि इस तरह से आप इस
जनजाति की उपेक्षा न करें, इनकी ज़रूरतों को पूरा करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी। इस वजह से चर्चा में तो पहला बिल्कुल सही है, और ये हिमालय क्षेत्र में है, बिल्कुल ये भी पहाड़ी क्षेत्र, इन्हें अपन कह सकते हैं हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब कथन दोनों यहाँ पे क्या है, सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, हालिया लैशेट की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 15 से 24 आयु वर्ग के तंबाकू धूम्रपान करने वाले मामले में सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में है। अब देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि भारत में ये जो सबसे बड़ी जो जनसंख्या है, इस संदर्भ में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि कई कारण हो सकते हैं कि तंबाकू सेवन से जो मृत्यु रेट है उसके बारे में भी अपन थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में एक चीज़ सामने ये आई है कि सबसे ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा, सेकंड सबसे ज़्यादा इस रिपोर्ट में 2019 की रिपोर्ट पर अपन कह सकते हैं, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार अपन बात करें तो 15 से 24, सॉरी कितना दे रहेगा, 15 से 24। ठीक है, तो 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग की अपन बात करें तो इस आयु वर्ग में आपको पता है तंबाकू धूम्रपान से, ध्यान दीजिएगा, तंबाकू धूम्रपान से, तंबाकू धूम्रपान से मरने वालों की जो जनसंख्या है या संख्या है वो सेकंड सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में, दूसरी सबसे बड़ी, ध्यान दीजिएगा, यानी सेकंड सबसे बड़ी जो जनसंख्या है वो भारत में है। ये बहुत बड़ी, जो कि आपको पता है धूम्रपान से अकाल समय में जो मृत्यु होती है इसके बाद में, और इसमें सबसे ज़्यादा यानी 1990 के बाद में पुरुषों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। ये भी ध्यान रखना, 1990 के बाद पुरुषों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है इस मामले। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, मरने वालों की संख्या में पुरुषों की संख्या सबसे तेजी से बढ़ी है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ठीक है, और अपन बात करते हैं कि सबसे बड़ी जो जनसंख्या इसकी फर्स्ट नंबर कौन है, फर्स्ट नंबर आपको ध्यान रखना है चीन। सबसे ज़्यादा धूम्रपान करने वाले 15 से 24 आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा चीन है, और सेकंड है वो है आपका इंडिया। ये चीज़ आपको ध्यान देनी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट नंबर चीन है 15 से 24 में, और तंबाकू धूम्रपान। और दुनिया भर में अपन बात करते हैं कि ऐसे मरने वाले लोगों की बात करें तो आपको बता दूं कि धूम्रपान से मरने वाले लोगों की अपन बात करें तो 2019 में, ठीक है, 2019 में जो मरने वालों की संख्या है, मरने वालों की संख्या इस धूम्रपान की वजह से बहुत बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दूं बहुत बड़ा आंकड़ा है कि धूम्रपान से 2019 के अंदर जो मरने वालों की संख्या है बहुत ज़्यादा है, और बता दूं 1.1 बिलियन थी। ध्यान दीजिएगा 1.1 बिलियन, 1.1 बिलियन जो संख्या है वो जिनकी जो मृत्यु हुई है 2019 में, वो केवल और केवल इस तंबाकू धूम्रपान से हुई। ठीक है, यानी मरने वालों की कुल संख्या, यानी कुल संख्या में से आपको बताऊं तंबाकू से 7.7, ये तो टोटल है मरने वालों की कुल संख्या, ये आपको ध्यान रखना। टोटल मरने वाले, इसमें से तंबाकू से मरने वाले यानी तंबाकू धूम्रपान से मरने वाले, ये चीज आपको ध्यान रहना, तंबाकू से मरने वालों की जो संख्या है वो लगभग 7.7 मिलियन है। कितनी है? 7.7 मिलियन। ये चीज आपको ध्यान रहना, 1.1 में से केवल तंबाकू से मरने वालों की जो संख्या है वो है आपके 7.7। इसका मतलब कहीं न कहीं 15 से 24 आयु वर्ग में तंबाकू जो धूम्रपान है इस वजह से तो सेकंड है वो भारत है, और फर्स्ट नंबर पर कौन है? चाइना। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक पोर्टल है ACCR पोर्टल, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? इंपॉर्टेंट है ACCR पोर्टल। ACCR पोर्टल अपन बात करते हैं। ACCR पोर्टल की बात करें तो आप सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ACCR जो पोर्टल है, आप इसकी फुल फॉर्म देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ACCR का मतलब है आयुष, तो आप समझ गए, आयुष मंत्रालय हो गया। क्लिनिकल, आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी,
पोर्टल, ये पोर्टल आपको ध्यान दीजिएगा, आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी ACCR पोर्टल। अब अपन कह सकते हैं कि ये पोर्टल किस मंत्रालय के अधीन है? आयुष मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय को थोड़ा सा देखिए, आयुष में देखिए सभी का अलग अलग मतलब है। एक का मतलब आयुर्वेद, वाई का मतलब योगा, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्ध और एच का मतलब होम्योपैथी। ये आपको ध्यान रखना, आयुष मंत्रालय। ठीक है, तो ये पहल किसकी है? आयुष मंत्रालय की, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस पहल में आपको बता दूं, इस पोर्टल में बता दूं, ठीक है। तो इस पोर्टल की अपन बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आयुष पोर्टल या ACCR जो पोर्टल है, तो यहाँ पर आप सारी तरह की जो सुविधाएं हैं, चाहे चिकित्सकों को मिलने वाली या फिर जनता को, यानी डायरेक्ट सारी प्रकार की जो फैसिलिटीज है उसमें चिकित्सक या फिर अपन कह सकते हैं जनता, उसको डायरेक्ट यहाँ से सारी फैसिलिटीज इस पोर्टल से मिलेगी। दोनों को सभी प्रकार की सुविधाएं, ठीक है। अब वो सुविधाएं आपको बता दूं कि इन दोनों जगह से सुविधाओं में अपन बात कर सकते हैं कि मान लीजिए इसके परिणाम या बड़े पैमाने पर अपन देख सकते हैं, या फिर अनुसंधान के संदर्भ में कोई मदद की जरूरत है या किसी प्रकार की सूचना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी तमाम जानकारी इस पोर्टल पर रहेगी, ACCR पोर्टल। आपको ध्यान रखना है, आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल, आयुष मंत्रालय और आयुष मंत्रालय आपको ध्यान रखना है। चिकित्सक और जनता को सभी प्रकार की फैसिलिटीज मिलेगी। अगले प्रश्न की बात करें, देखिए अगले प्रश्न में मैंने एक मैप में एक जगह को हाईलाइट किया है। आप देख रहे हो ये यूरोप का मैप है, वर्ल्ड का मैप है। उसमें आप एक जगह आप थोड़ा सा हाईलाइट को आप देख सकते हो। इस हाईलाइट का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में ये प्रश्न कहीं न कहीं पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए अपन बात करते हैं, आपको दिख रहा है एक देश बेलारूस, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक आपको यूरोप का एक बेलारूस, और जिसकी राजधानी है मिन्स्क, ठीक है। बेलारूस की बात करें तो बेलारूस की जो पड़ोसी है, इधर यूक्रेन है, इधर रसिया है, इधर आपके बाल्टिक देश है, लाटविया है, लिथुआनिया है, ठीक है, पोलैंड है, ठीक है। तो ये सारे जो हंगरी है, रोमानिया है, ठीक है। तो कह सकते हैं बेलारूस। अब बेलारूस क्यों चर्चा में है, इस संदर्भ में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। बेलारूस, तो बेलारूस चर्चा में इसलिए है क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने इस पर प्रतिबंध लगाए, EU ने इस पर क्या लगाए है? प्रतिबंध। अब प्रतिबंध क्यों लगाए हैं, इस संदर्भ में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बेलारूस द्वारा एक एयर जेट को जबरदस्ती रोक करके उस पत्रकार को, उसमें जो पत्रकार थे उनको बंदी बनाया था, और बंदी बनाने की वजह से बेलारूस चर्चा में था, और बंदी बनाने के फलस्वरूप आपको बताऊं यूरोपियन यूनियन ने इस पर क्या की है? कार्रवाई की है, उस पर कई सारे प्रतिबंध लगाए। क्या लगाए? प्रतिबंध। अब प्रतिबंध में आपको बता दूं, उसमें आर्थिक प्रतिबंध भी शामिल है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन आपको पता है कि यूरोप के अंदर कई सारे देशों का समूह है, और हाल ही में आपको पता है इस यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड बाहर निकला है, ठीक है। ब्रेक्जिट आपको पता है, यहाँ से आपको पता है ब्रिटेन, इंग्लैंड यहाँ से बाहर निकला, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है, महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन की जो मुद्रा है वो यूरो है, ये चीज़ भी आपको भली भांति पता है। और अभी जो बेलारूस चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक एयर जेट को, जो यात्री जो एयर जेट था उसमें उसको ज़बरदस्ती रुकवा करके उसमें एक पत्रकार को बंदी बनाने की वजह से बेलारूस पर EU ने क्या लगाए हैं? प्रतिबंध लगाए हैं, कई सारे आर्थिक प्रतिबंध है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी, महत्वपूर्ण चीज़ है। बेलारूस जिसकी राजधानी मिन्स्क है, ठीक है। और आपको पता है यूक्रेन और रसिया का भी अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी जो विवादित चीज़ें हैं रसिया और यूक्रेन के मध्य, तो इसको भी अपन चर्चा करेंगे। तो बेलारूस आप ध्यान दीजिएगा, राजधानी इसकी है मिन्स्क, ठीक है।
अगली बात करते हैं, आपको दिख रहा है चेतावनी, पिछले दशक के मुकाबले पारा बढ़ने की आशंका दुगनी हुई, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा 2025 तक बढ़ सकता है 1.5 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान। देखिए, पर्यावरण जगत की बात करें तो पर्यावरण जगत में आज की न्यूज़ सुन करके बहुत ज़्यादा खुद को भी ऐसा फील हो रहा है कि क्या हम आने वाले समय में इस पृथ्वी को बचा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। जिस तरह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, यदि इसी दर से टेम्परेचर बढ़ता गया तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है वो है क्लाइमेट चेंज। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी वो होगी आपकी क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ये अपने आप में बहुत भयंकर, मतलब कह सकते हैं पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। कारण आप जानते हो, मैं बता दूं, सबसे पहले अपन 2015 के अंदर पेरिस जलवायु समझौता हुआ था। हल्का सा अपन देखते हैं 2015 में पेरिस जलवायु समझौता, पेरिस जलवायु समझौता, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं, इस पेरिस जलवायु समझौते में जो COP 21 का आयोजन किया था और उसमें सारे देश एक मंच पर आकर के उन्होंने प्रतिबद्धता जताई कि भी हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, कार्बन उत्सर्जन को कम से कम हो सके उसको अपन कम करेंगे, ठीक है, स्वच्छ एनर्जी की ओर कदम बढ़ाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका कुछ समय तक रहा, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए बराक ओबामा के बाद, तो उन्होंने इस जलवायु समझौते से बाहर निकलने की घोषणा कर दी। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि जो भी विकासशील देश है इसका फायदा उठाएंगे और विकसित देश या पिछड़ जाएंगे। तो इस वजह से वापस से अमेरिका के अंदर जो बाइडेन सरकार ने फिर से इस जलवायु समझौते में शामिल होने की बात कही है। तो ये अपने लिए एक अच्छी खबर है। अपन कह सकते हैं जो विकासशील देश है उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है। और आपको बता दूं, चूंकि भारत की अपन बात करें तो भारत, हमारी जो एनर्जी है लगभग 60% है जो थर्मल पर आधारित है, कोयले पर आधारित है। अपन 60% को बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि 4-5 साल 10 साल बाद हम धीरे धीरे हमारे जो अन्य जो स्रोत है गैर परंपरागत के रूप में, चाहे आपके सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, ठीक है, तो इस ओर अपन जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बताऊं कि अकस्मात कोई कदम लेने से पहले आपको पता है ऐसे छोटे छोटे गरीब देश है, उनको जो विकसित देश है जिनकी पूरी की पूरी एनर्जी एक स्वच्छ एनर्जी है जिसमें अपन न्यूक्लियर से मान सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है, क्योंकि आपको पता है कि एक रिसर्च इसमें ये भी है कि पिछले जो लॉकडाउन के अंदर अपन देखें कि सारी एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री वगैरह वगैरह सब बंद थे पूरी तरीके से। लॉकडाउन में भी मेरे हिसाब से इसमें वैज्ञानिकों ने बताया कि इसमें कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, जलवायु परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है। और इसी दर से यदि ये चलता रहा मामला तो आने वाले समय में इतना तापमान बढ़ जाएगा, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी, इतना सूखा बढ़ जाएगा, और बिना मतलब अकस्मात जो जिस तरह से अभी आप वर्तमान में देख रहे हो, ताउते के बाद में यास जो आपके चक्रवात आया, इस तरह से मतलब बिना समय, मतलब टाइम पर कोई चीज़ होती है, समय से पहले वर्षा होना, जहाँ पे सर्दी का मौसम होता वहाँ पे गर्मी आना, ये सारी चीज़ कहीं न कहीं एक तरह से अपन कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का ही बहुत बड़ा रूप है, ठीक है। तो इसमें अपन सबको आगे होकर के इसका प्रयास करना पड़ेगा। और आपको बता दूं, ये आपके जलवायु वैज्ञानिक एरिजोना यूनिवर्सिटी अमेरिका के वैज्ञानिक है सैनलेल, इन्होंने बताया है कि लॉकडाउन में भी इस पर ब्रेक नहीं लगा है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है और उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपन कह सकते हैं जिस तरह से जो आपका पेरिस जलवायु समझौता हुआ COP 21, इसका प्रॉपरली इसके ऊपर मंथन होना चाहिए, ठीक है। और यदि अपन इस पर प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, चूंकि आपको पता COP की मीटिंग हर साल होती है, अब COP 26 भी जल्द आयोजन होने वाला है इसका भी, ठीक है। तो कहीं न कहीं हम मीटिंग तो कर रहे हैं लेकिन इसमें उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया जा रहा है। और इस तरह से यदि ग्लोबल वार्मिंग ये बहुत बड़ी जो समस्या है, इस तरह से इस पृथ्वी का जो तापमान है इसी तरह से बढ़ता गया, तो अपन कह सकते हैं जिस तरह से हमने एक लिमिटेशन रखी थी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, तो इस लिमिटेशन को या इस तरह से इसको अपन किस तरह से इसको कर सकते हैं। आपको पता है पेरिस जलवायु समझौते का जो लक्ष्य था पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 डिग्री तक या उससे नीचे तक टेम्परेचर रखने की जो बात हुई थी, और जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, उसको 1.5 डिग्री से नीचे रखने की जो बात हुई थी, कहीं न कहीं इस समझौते का
यदि अपन सही ढंग से इसका कार्यान्वयन करें तो मेरे हिसाब से इस चीज़ पर अपन अंकुश लगा पाएंगे। नहीं तो ये बहुत बड़ी समस्या है, पर्यावरण जगत में बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरह से हमारी आर्थिक क्रियाएं तेज़ी से बढ़ रही है, उतना ही नुकसान पर्यावरण को हो रहा है। आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि हमारे बजट का अधिकांश हिस्सा है कहीं न कहीं इस पर्यावरण को संतुलित करने में खर्च हो जाएगा। आपको बता दूं बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, क्योंकि जिस तरह से आज हम आर्थिक क्रियाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, नई नई योजनाओं को बना रहे हैं, ग्रामीण तबके के अंदर जो निम्न वर्ग है उनके उत्थान के लिए सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आने वाला है। वो चैलेंज है पर्यावरण संरक्षण किस तरह से किया जाए, हम वापस से कैसे जो हमारा ग्रीन बजट है, अपन कह सकते हैं पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा बजट खर्च होना बिल्कुल शुरू हो जाए। क्योंकि आपको पता पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें अधिकांश हिस्सा आपने आज तक जितना ही पर्यावरण को नुकसान किया, वापस से उस पर भरपाई करने के लिए आपको अधिकांश बजट पर्यावरण को देना पड़ेगा। तब जाकर के हम एक बैलेंस इकोलॉजी, एक बैलेंस पारिस्थितिक तंत्र की कल्पना कर सकते हैं। तो आप सभी इस पर थोड़ा सा गौर करें, और जिस तरह से हम पर्यावरण को ज़्यादा ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप सभी लोग संकल्प लें पर्यावरण का संरक्षण हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगें, और तभी जाकर के हम इस जो भूमंडल का जो वैश्विक तापमान है जिस तेज़ी से जो बढ़ा है, अपन मानते हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर पहले अपन जहाँ पे देखते थे कि 30-35 डिग्री कहीं टेम्परेचर किसी पैलेस का होता था, लेकिन आजकल जो पैलेस थोड़ी सी तुलनात्मक पहले टेम्परेचर कम होता था, वहाँ पर भी तेज़ी से गर्मी पड़ने लगी। तो कहीं न कहीं अपन मान सकते हैं कि प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न हुआ है, पेड़ पौधे कम हुए हैं, वन्य जीवों की संख्या घटी है, कहीं न कहीं हमारा जो इकोलॉजी है वो अनबैलेंस हुआ। इस वजह से ही वैश्विक तापमान में क्या हुई, वृद्धि हुई है। और वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण आपको पता है कई जो ग्लेशियर है उनकी जो बर्फ़ पिघल करके समुद्र में जाएगी, और धीरे धीरे समुद्र का जो जल स्तर है वो भी बढ़ने लग जाएगा। ऐसे हमारे छोटे छोटे द्वीप है जो आने वाले समय में जलमग्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है, जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा खतरा है आने वाले समय में। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस पर एनालिसिस करिए और अपने आप को खुद से पूछिए पर्यावरण के प्रति अपना कितना योगदान है, हम पर्यावरण को क्या दे सकते हैं, और हमें सूखे से और इसी टेम्परेचर से अपन खुद को बचाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण, कम से कम ऐसी सरकारों को भी ऐसा प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह से अभी भारत के अंदर BS6 जो कैटेगरी, भारत स्टेट 6 कैटेगरी के जो व्हीकल्स लॉन्च हुए, इसकी जगह जगह आपको कहीं न कहीं फैम की ओर बढ़ना होगा। हमारा जो इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसकी ओर कदम बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के हम कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो थर्मल हमारी जो एनर्जी है, इसकी जगह कहीं न कहीं हमें ऐसे रिसोर्सेज अपनाने पड़ेंगे, तो कम से कम कोयले से बिजली बने, कम से कम पर्यावरण के अंदर कार्बन का उत्सर्जन हो। ठीक है, इन तमाम चीज़ों पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की इस करंट अफेयर की क्लास में ये जो सारे मुद्दे हैं मैंने आपसे डिस्कस किए। थैंक यू सो मच।